बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो पहली सूची जारी की है उसमें 24 विधायकों को टिकट दिए गए हैं। यानी बीजेपी ने जीत की उम्मीद से 24 विधायकों को दोबारा से चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। उसने 9 विधायकों के टिकट काटे भी हैं, लेकिन 24 विधायक ऐसे सौभाग्यशाली रहे हैं जिनको दोबारा से टिकट मिला है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी के इन 24 विधायकों में से 80% विधायक ऐसे हैं जो चुनाव हार सकते हैं, जो खतरे की जोन में पड़े हुए हैं, जो डेंजर जोन में हैं, जो रेड लाइन के अंदर हैं। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के सिर्फ 4 ही विधायक ऐसे हैं जो पक्के तौर पर जीतते हुए नजर आते हैं और 8 विधायक ऐसे हैं जो 50-50 हार और जीत के बीच में खड़े हैं और बाकी के 12 विधायक ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर हारने जा रहे हैं। हम आपको सूची बताते हैं कि बीजेपी के कौन कौन से विधायक हैं जो हारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके हार के आसार ज्यादा हैं। पहले बात करते हैं पंचकुला के ज्ञानचंद गुप्ता की। उनकी हार के प्रबल आशंका है, उनके खिलाफ जनता में बड़ा विरोध है और जनता की नाराजगी के चलते उनके टिकट कटने के चर्चे भी ज़्यादा थे, संभावनाएं भी ज़्यादा थी। लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट नहीं काटा और ऊपर के संघ के बलबूते पर वो टिकट ले आए। लेकिन वो टिकट तो ले आए हैं, लेकिन गुप्ता साहब इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगले विधायक हैं असीम गोयल। असीम गोयल प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, वो अम्बाला शहर से विधायक भी हैं। असीम गोयल के प्रति भी अम्बाला सिटी के अंदर बड़ी नेगेटिविटी है, उनके भी हारने की पूरी संभावना है। अगर उनको चुनाव जितवाना चाहती थी बीजेपी तो उन्हें अम्बाला शहर के बजाय पंचकुला सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए था। वहां पर असीम गोयल चुनाव जीत सकते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको अम्बाला शहर में ही रोक दिया है, टिकट दे दी है। इसलिए असीम गोयल की भी इस बार बस ठहरती हुई नजर आ रही है, खराब होती हुई नजर आ रही है, यानी उनकी जीत के ऊपर ब्रेक लगते हुए नजर आ रहे हैं। अगले विधायक हैं अनिल विज। अनिल विज अम्बाला कैंट से विधायक हैं, वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल है। वो 6 बार विधायक भी बन चुके हैं, लेकिन इस समय वो अपनी पार्टी के अंदर ही गर्दिश के दौर से गुजर रहे हैं, अनदेखी के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया। उनके खिलाफ जनता में नाराजगी भी है, इसलिए बीजेपी का ये गब्बर इस बार टब्बर बन सकता है और उनकी हार की संभावनाएं प्रबल नजर आती हैं, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस की नेत्री चित्रा सरवारा लगातार कड़ी मेहनत कर रही है, लगातार उनकी घेराबंदी करते आई है और यही वजह है कि कांग्रेस के टिकट के पर चित्रा सरवारा अनिल विज को इस बार हराने का काम कर देंगी। अगली सीट है जगाधरी की। जगाधरी सीट पर भी बीजेपी की एक और मंत्री कौरपाल गुर्जर की किस्मत दांव पर लगी है। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार मैदान में उतारा है। वो 2 बार विधायक बन चुके हैं, वो इस बार खतरे की जोन में है। चाहे टिकट मिले करम खान को और चाहे टिकट मिले आदर्श पाल सिंह को, दोनों ही हालात में कौरपाल गुर्जर हारते हुए नजर आ रहे हैं। अगले विधायक जो पक्के तौर पर हारेंगे वो हैं थानेसर से सुभाष सुधा। सुभाष सुधा भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो 2 बार विधायक बन चुके हैं। इस बार उनका टिकट कटना पक्का माना जा रहा था, लेकिन ऊपर के मजबूत सिस्टम के बलबूते पर वो टिकट ले आए हैं। लेकिन उनके टिकट की पक्की गारंटी तो हो चुकी है, लेकिन उनके हारने की भी पक्की गारंटी साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि उनके मुकाबले में डीडी शर्मा जीत के ज़्यादा दावेदार थे। बीजेपी ने सुभाष सुधा को टिकट देकर वहां पर अपनी हार पक्की करने का काम कर लिया है। अगले विधायक हैं कलायत से कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा पूर्व मंत्री भी हैं, वो खट्टर साहब की सरकार में मंत्री थे। नायब सिंह की सरकार में उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, वो भी पक्के तौर पर हारेंगे। उनके खिलाफ भी बड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन एक केंद्र के बड़े नेता के बलबूते पर वो टिकट लेकर आ गई हैं। लेकिन ये पक्के आसार नजर आते हैं कि वो इस बार नंबर 1 पर नहीं बल्कि नंबर 3 पर रहेंगी, यानी कलायत पर कमलेश ढांडा को टिकट देकर बीजेपी ने यहाँ पर हार की अपने आप ही मोहर लगाने का काम किया है। अगले विधायक है कैथल से लीलाराम गुर्जर। लीलाराम गुर्जर 2019 के चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को हराकर विधायक बने थे। इस बार वो मुश्किल में हैं, क्योंकि शहर के हालात, शहर की जनता की नाराजगी और लीलाराम गुर्जर की नॉन परफॉर्मेंस ने उन्हें खतरे में डाल दिया है, यानी इस बार उनके चुनाव हारने के पक्के आसार नजर आते हैं। अगले विधायक है इंद्री से राम कुमार कश्यप। राम कुमार कश्यप को चौटाला साहब ने राज्यसभा में भेजकर बड़ा रुतबा देने का काम किया था, लेकिन वो पॉलिटिक्स की पटरी के ऊपर फिसल गए और चंद ही सालों के बाद वो राज्यसभा बीच में छोड़कर बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने 2019 में उन्हें इंद्री से टिकट देने का काम किया। इंद्री से वो विधायक भी बन गए और एक बार फिर से उन्हें दोबारा टिकट मिली है। टिकट इसलिए नहीं मिली कि वो जीत रहे हैं, बल्कि टिकट इसलिए मिल रही है क्योंकि यमुना बेल्ट के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कश्यप वोटर डिसाइडिंग संख्या में है। उनकी नाराजगी से बचने के लिए
बीजेपी ने राम कुमार कश्यप को टिकट देने का काम किया है, लेकिन उनकी हार की गारंटी पक्की नजर आती है। अगले हारने वाले विधायक हैं हिसार से कमल गुप्ता। कमल गुप्ता भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनको लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी या कोई मंत्री सबसे ज्यादा वोटों से हारेगा तो उसमें कमल गुप्ता का नाम हो सकता है। कमल गुप्ता को टिकट देकर संघ ने अपने लिए एक समस्या खड़ी की है। अपने रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने एक क्रॉस का निशान लगा लिया है, क्योंकि कमल गुप्ता के खिलाफ हिसार शहर में जबरदस्त नाराजगी है, तो उनकी भी हार की गारंटी पक्की नजर आती है। अगले हारने वाले विधायक हैं बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा भी डेंजर जोन में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर भी विकास कार्य नहीं कराने के आरोप हैं, इसलिए उनका चुनाव जीतने की बजाय हारने का आंकड़ा अभी से नजर आ रहा है, यानी उनके खाते में भी इस बार हार होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो 8 विधायक 50-50 में खड़े हैं, उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। घोरंडा से हरविंदर कल्याण लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं, वो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। हरविंदर कल्याण का रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन घोरंडा हल्के के समीकरण इस हिसाब से बन गए हैं कि हरविंदर कल्याण तीसरा चुनाव हार सकते हैं, लेकिन उनकी हार और जीत कांग्रेस के टिकट पर निर्भर करेगी। कांग्रेस ने अगर वहां पर वीरेंद्र राठौर को टिकट देने का काम किया तो उन हालात में हरविंदर कल्याण हार जाएंगे, और कांग्रेस ने अगर वीरेंद्र राठौर की बजाय किसी और को टिकट देने का काम किया तो उन हालात में हरविंदर कल्याण चुनाव जीत जाएंगे। अगले 50-50 के विधायक है पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा भी नायब सैनी सरकार में मंत्री हैं। वो 2 बार लगातार विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार भी जीत के लिए दावा ठोक रहे हैं। इस सीट के ऊपर भी कांग्रेस की टिकट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। अगर विजय जैन आ गए तो फिर महिपाल ढांडा चुनाव हार जाएंगे, और सेटिंग गेटिंग में कोई कमजोर प्रत्याशी आया तो उन हालात में महिपाल ढांडा तीसरा चुनाव जीत सकते हैं। जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा भी 50-50 के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है। सरकार में जिन कामों की लोग उम्मीद कर रहे थे उन पर मिड्ढा खरा नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि कृष्ण मिड्ढा के खिलाफ है, लेकिन उनका भविष्य इस बात पर टिका हुआ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से किसके खाते में टिकट आती है और कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। यानी जब तक प्रत्याशी सामने नहीं आएगा तब तक कृष्ण मिड्ढा के लिए भी हालात क्लियर नहीं होंगे, लेकिन ये तय है कि वो भी 50-50 के झमेले में फंसे हुए हैं। अगले जो प्रत्याशी जो विधायक है जो 50-50 में खड़े हैं वो है फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम। दूड़ाराम बीजेपी के अंदर आने के बाद, विधायक बनने के बाद मंत्री बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। उनकी टिकट कटने की आशंका भी थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए हैं। बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट दी है, लेकिन उनके भी हारने की पूरी संभावना बन सकती है। लेकिन हार और जीत के बीच में कांग्रेस की लिस्ट भी खड़ी है। कांग्रेस फतेहाबाद सीट के ऊपर किस नेता को टिकट देगी उसके हिसाब से ही तय होगा कि दूड़ाराम चुनाव जीतेंगे, दूड़ाराम चुनाव हारेंगे या दूड़ाराम चुनाव में फंसेंगे। अगले 50-50 वाले जो विधायक है वो है हांसी से विनोद भ्याणा। विनोद भ्याणा भी आज की तारीख में चुनाव में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी हार जीत का फैसला कांग्रेस करेगी। कांग्रेस हांसी से किसे टिकट देती है उन हालात में ही विनोद भ्याणा की सियासी किस्मत तय होगी। अगर हांसी पर कांग्रेस ने मजबूत चेहरा दिया तो उन हालात में विनोद भ्याणा चुनाव हार जाएंगे, और अगर कमजोर प्रत्याशी दिया तो उन हालात में विनोद भ्याणा चुनाव जीत जाएंगे। बरवाड़ा सीट के ऊपर बीजेपी ने रणवीर गंगा का भेजा है। रणवीर गंगा नलवा से विधायक थे, लेकिन वहां पर उनकी रिपोर्ट खराब होने के चलते उन्हें बरवाड़ा में भेजा गया है। बरवाड़ा में भी रणवीर गंगा की जीत कन्फर्म नहीं है। वहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट के आधार पर ही तय होगा कि रणवीर गंगा दूसरा चुनाव हारेंगे या जीतेंगे। उनके लिए भी सवाल बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि सारी की सारी जो उनकी सियासी किस्मत है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों पर निर्भर करेगी। अगले विधायक और मंत्री जो खतरे के जोन में है वो है जेपी दलाल। जेपी दलाल लोहारू से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन उनके ऊपर भी हार का खतरा मंडरा रहा है। देखने की बात ये रहेगी बीजेपी की टिकट किसे मिलती है। बीजेपी की टिकट मिलने के साथ साथ लोहारू सीट के ऊपर शौराणु वोटरों का मूड भी हार जीत को डिसाइड करने का काम करेगा, क्योंकि लोहारू सीट के ऊपर लगभग 65,000 शौराणु वोटर हैं, और वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही नॉन शौराणु कैंडिडेट आए हैं। ऐसे में जिस पलड़े में शौराणु वोटर ज़्यादा चले जाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा और दूसरा प्रत्याशी हार जाएगा। यानी जेपी दलाल के ऊपर भी खतरे की तलवार मंडरा रही है। नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव भी नायब सैनी सरकार में मंत्री हैं। वो
राव इंद्रजीत के विरोधी खेमे के हैं। विकास कार्यों में तो अभय सिंह यादव काफी चुस्त हैं, लेकिन व्यवहार के मामले में वो नेगेटिव हैं। उनके व्यवहार में अफसरी आड़े आती है और यही वजह है कि उनके खिलाफ भी बड़ी नेगेटिविटी है। अभय सिंह यादव के खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आएगा, उसके आधार पर ही तय होगा कि अभय सिंह यादव तीसरी बार लगातार चुनाव जीतेंगे या इस बार वो चुनाव हार जाएंगे। रेवाड़ी सीट के ऊपर बीजेपी ने लक्ष्मण सिंह यादव को कोसली से शिफ्ट किया है। कोसली सीट के ऊपर राव इंद्रजीत ने अपने करीबी अनिल ढीना को टिकट दिलाई है, इसलिए लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी भेजा गया है। लेकिन रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव की कोई वर्किंग नहीं है। वहां पर भी इस बात के ऊपर उनकी किस्मत तय होगी कि वहां कांग्रेस के कैंडिडेट के अलावा बागी बीजेपी के कौन कौन से नेता चुनाव लड़े हैं, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास, सतीश यादव, सतीश खोड़ा और सन्नी यादव, इन चारों की चौकड़ी के अलावा अरविंद यादव भी तय करेंगे कि लक्ष्मण यादव का क्या करना है। यानी यहाँ पर बीजेपी के 2 से 3 बागी कैंडिडेट आ सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव के लिए इस बार लक्ष्मण रेखा पार करना मुश्किल नजर आता है। यानी वो भी 50-50 के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगले जो विधायक 50-50 में पड़े हुए हैं वो हैं राजेश नागर। राजेश नागर तिगांव से विधायक हैं। वो दूसरी बार विधायक बनने के लिए टिकट हासिल कर गए हैं, लेकिन राजेश नागर की सियासी किस्मत इस बात पर तय होगी कि उनको सपोर्ट केपी गुर्जर का मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि तिगांव सीट केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अपनी सीट रही है और यहाँ पर उनका मजबूत वोट बैंक है। अगर वो दिल से राजेश नागर की मदद करेंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे, और अगर उन्होंने एक सेटिंग गेटिंग में किसी और की मदद की तो फिर राजेश नागर चुनाव हार जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के वो 4 एमएलए कौन कौन से हैं जो आज की तारीख में पक्के तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी संख्या सिर्फ 4 है। पहले विधायक है घनश्याम दास अरोड़ा। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर से लगातार 2 बार के विधायक हैं और वो इस बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि उनके सामने जहां कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी नजर नहीं आता है तो वहीं पर आईएनएलडी के दिलबाग सिंह भी उनके सामने ट्रायंगल फाइट में खड़े होंगे। तो ट्रायंगल फाइट का फायदा घनश्याम दास अरोड़ा को मिलेगा और वो लगातार तीसरा चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। पानीपत शहर सीट के ऊपर भी बीजेपी के टिकट पर प्रमोद विज दूसरी बार विधायक बन सकते हैं। उनके साथ में लोगों के सेंटिमेंट्स हैं। वहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ी लीड भी मिली थी और इस सीट के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर दारोमदार रहेगा। जाहिर सी बात है कि बुल्ले शाह को टिकट मिलने के बावजूद भी पानीपत शहर की सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में और प्रमोद विज के पक्ष में खड़ी नजर आती है। यानी पानीपत सीट के ऊपर प्रमोद विज लगातार दूसरी बार विधायक बन सकते हैं। तीसरे विधायक हैं आदमपुर से भव्य बिश्नोई। प्रदेश की सियासत में पिछले 55 सालों से अगर कोई सीट लगातार एक परिवार के पास है, अगर परिवार का गढ़ है, तो वह आदमपुर सीट भजनलाल परिवार की सीट। यहाँ से परिवार के 5 सदस्य विधायक बन चुके हैं और अब नई पीढ़ी के तौर पर भव्य बिश्नोई बाई इलेक्शन जीतकर विधायक बन चुके हैं। उनके सामने भी फिलहाल कोई चुनौती नजर नहीं आती है। यानी भव्य बिश्नोई 2024 के विधानसभा चुनाव में पक्के तौर पर विधायक बनते हुए नजर आते हैं। उनके सामने कोई गंभीर चुनौती नजर नहीं आती है। यानी वो अपने परिवार के इस गढ़ को बरकरार रखते हुए नजर आएंगे। भिवानी सीट के विधायक के तौर पर कह सकते हैं कि घनश्याम दास सराफ हैट्रिक लगा चुके हैं। वो बीजेपी के नेताओं में शामिल हो चुके हैं जो लगातार चुनाव जीते हैं। यानी अनिल विज के बाद वो पहले ऐसे नेता हैं जो लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। इस बार भी उनके सामने कांग्रेस का कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आता है। और इसके अलावा भिवानी के सामाजिक समीकरण भी घनश्याम सर्राफ के साथ में खड़े नजर आते हैं। घनश्याम सर्राफ कोई परफॉर्मर नहीं है, लेकिन भिवानी के समीकरण बीजेपी के पक्ष में इस तरह से फिट हो गए हैं कि घनश्याम सर्राफ के लिए चौथी जीत का दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है। यानी बीजेपी के लिए ये विधायकों की सूची साफ तौर पर उन्हें डराने के लिए काफ़ी है, उनको चिंता में डालने के लिए काफ़ी है, क्योंकि 24 विधायकों में से 4 विधायक ही पक्के तौर पर जीत रहे हैं। वहीं पर 12 विधायक हारते हुए नजर आ रहे हैं और 8 विधायक 50-50 में खड़े हैं। यानी 50% विधायक जहां हारते हुए पक्के तौर पर नजर आते हैं तो 8 विधायक 50-50 में फंसे हुए हैं। अगर 50-50 वाले 8 विधायक जीत भी जाएंगे तो भी बीजेपी के बाकी के 12 विधायक यानी 50% विधायक चुनाव हार जाएंगे, जिससे बीजेपी के लिए सीटें बढ़ाने की उम्मीद कम नजर आती है। बीजेपी ने इस बार जिन विधायकों को लगातार टिकट देने का काम किया है उनमें से 6 विधायक ऐसे थे जिनके टिकट काटकर वहां पर मजबूत चेहरे को टिकट दी जा सकती थी, वहां पर मजबूत विकल्प को दिया जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया।
बड़े नेताओं की सेटिंग, बड़े नेताओं के अप्रोच पर 6 विधायकों की टिकटें बरकरार रखी गई हैं और ये 6 विधायक वो हैं जिनकी फील्ड में परफॉर्मेंस खराब है, जिनके खिलाफ जनता में नेगेटिविटी है और जो पक्के तौर पर चुनाव हारेंगे। लेकिन ये कहानी तो 12 विधायकों के साथ में है। बाकी विधायकों की फाइनल जो किस्मत है वो कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगी। यानी बीजेपी के मौजूदा विधायकों के लिए खतरे की घंटी बज गई है और उसके 80% विधायक आज की तारीख में हार के खतरे के दायरे में फंसे हुए हैं। बीजेपी के इन विधायकों की किस्मत को जानने के लिए कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार रहेगा। कांग्रेस की लिस्ट के बाद इन विधायकों की आखिरी तस्वीर, आखिरी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।